Hello students, welcome to the new class today. ठीक है, today we are going to discuss about the term friction. ठीक, अब it is our daily experience that body covering some distance and it will stop automatically. जब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाना छोड़ दिया, ठीक है, एक बार फोर्स लगा दिया, ठीक है, suppose you kick the football, फुटबॉल को आपने किक किया, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस द फुटबॉल विल स्टॉप ऑटोमेटिकली. इट मींस जबकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास बोलता है कि बॉडी डज नॉट चेंज द स्टेट विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, तो यहाँ पे आपने उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया, फिर भी बॉडी रुक रहा है बेटे. ठीक है, तो इट मीन उस बॉडी के मोशन को कोई ना कोई फैक्टर जो है वो अपोज कर रहा है. सपोज आप इस तरफ चल रहे हैं, ठीक है, उस आपको कोई ना कोई कंटिन्यूसली आपकी बॉडी को कोई अपोजिंग फोर्स लग रही है, तो आपका मोशन क्या होगा, एक स्टे आएगा कि द बॉडी विल स्टॉप ऑटोमेटिकली. इट मींस यहां से हम लोग बोल सकते हैं बेटे कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो उसके मोशन को अपोज कर रहा है. ठीक है, तो हमने उस फोर्स को नाम दे दिया, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज ए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं. ठीक है, ये और फ्रिक्शन जो है कब अपना रोल प्ले करेगा, जब एक बॉडी जो है दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करेगा, व्हेन बोथ द बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, एट दैट टाइम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्ले द रोल बेटे. ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी. इट इज ए अपोजिंग फोर्स. इट इज ए अपोजिंग फोर्स. ठीक है, ऑलवेज अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी. तो आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इट विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज. So that particular force is called as a force of friction. अब इसका कॉज देखिए, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन. हमारे पास इसके दो व्यूज हैं बेटे, एक ओल्ड व्यू एक मॉडर्न व्यू. पहले जब हमें इसके बारे में इतना आइडिया नहीं था तो हम लोग क्या बोलते थे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन. कॉज ऑफ फ्रिक्शन हम बोल देते थे दैट इज इंटरलॉकिंग बिटवीन टू सरफेसेस. ठीक है, इंटरलॉकिंग बिटवीन टू सरफेसेस. तो जब इसको माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया, जब हमने इसको माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो हमने क्या देखा बेटे कि दोनों बॉडी जो है आपस में बहुत कम कांटेक्ट में आती है बेटी. इनका बहुत कम पोर्शन आपस में कांटेक्ट में आ रहा है. ठीक है, तो दैट इज नॉट ए इंटरलॉकिंग. ठीक है, अब यहां पे हमारे पास तो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन एज पर द मॉडर्न व्यू. तो यहां पे बोला गया, अब ये दो डिफरेंट बॉडीज के बीच का जो डिफरेंट बॉडी के बीच का जो फोर्स होता है उसको हम एडहेसिव फोर्स बोलते हैं, एंड फोर्स पर यूनिट एरिया उसको हम बोल देते हैं एडहेसिव प्रेशर. सो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड, मॉडर्न व्यू के अनुसार हमारे पास मेन कॉज क्या आ गया बेटी, दैट इज एडहेसिव प्रेशर. दैट इज एडहेसिव प्रेशर, दैट इज द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन बेटी. अदरवाइज हम लोग क्या बोलते थे, इंटरलॉकिंग बिटवीन टू सरफेस, तो हमें उस लॉकिंग को पहले ब्रेक करना है, मतलब वो हमारे पास क्या था, दैट इज फ्रिक्शन था. बट मॉडर्न व्यू हमारे पास बोलता है, अगर माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हैं तो हमारे पास दोनों बॉडी के जो है आपस, ऐसे तो हमें नॉर्मली क्या लगता है कि दोनों बॉडी बिल्कुल कांटेक्ट में है, बट जब माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो उनका बहुत कम एरिया जो है वो कांटेक्ट में आया होता है बेटे. ठीक है, अब दो डिफरेंट बॉडीज हैं, दो डिफरेंट बॉडी के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, और फोर्स पर यूनिट एरिया तो उसको हम बोलते हैं एडहेसिव प्रेशर. सो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज एडहेसिव प्रेशर बेटे. ठीक है, सो दैट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन बेटे. अब हमारे पास टर्म आता है स्टैटिक फ्रिक्शन. व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. और एक चीज और, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था, इट अपोज द मोशन ऑफ बॉडी एंड ऑलवेज लाई इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी एंड ऑलवेज लाई टेंजेंशियली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स. मतलब आपने फोर्स इस तरफ अप्लाई किया तो मतलब इसी डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही को लाई करेगा, बट उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, दैट ऑलवेज लाई इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी. क्यों बेटे, देखो अगर इस तरफ हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर पीछे से उसके मोशन को अपोज करना है तो हमारे पास वो फोर्स किस तरफ लाई करेगा, दैट लाई इन द अपोजिट डायरेक्शन बेटे. ठीक है, सो व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. इट इज द काउंटरबैलेंस ऑफ द अपोजिंग फोर्स इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. जब हमारे पास अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एट दैट टाइम इट इज एंड बॉडी रिमेन्स एट स्टेशनरी, तो आपके हम उस फ्रिक्शन को क्या बोल देंगे, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन. देखो बेटे यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है बेटे. ठीक है, अब हमारे देखो अप्लाइड फोर्स ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टिल द बॉडी इज स्टेशनरी. देखो यहां से बात आपकी क्लियर होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन से. देखो ये बॉडी आपके पास था, यहां पे मैंने अप्लाइड फोर्स एफ अप्लाई किया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ एस था, बट बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, बॉडी मूव नहीं किया. अब मैंने फोर्स को डबल कर दिया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीजेस, बट बॉडी आल्सो एट रेस्ट, बॉडी फिर नहीं चला. ठीक है, जब मैंने फोर्स को 3 टाइम कर दिया तो
force of friction will also change, ठीक है, but body just comes in the motion बेटे, ठीक है। तो मतलब आपके पास बड़ी लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which oppose the motion of the body. Maximum value of force of friction which oppose the motion of the body, that is considered as limiting friction. तो यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है आपके पास, एफ एस डबल एस, एफ एस ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का सिंबल था, डबल डैश, ठीक है, इसको हमने बोल दिया लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप टू वेयर इट अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटे। तो आपने यहां पे देखा कि मैंने अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ गया, अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गया, अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोथ आर लीनियरली इंक्रीजेस विद ईच अदर, बोथ आर लीनियरली इंक्रीजेस विद ईच अदर बेटे, ठीक है, टिल द बॉडी इज स्टेशनरी, ठीक है। बॉडी मूव कब करेगा, बॉडी मूव कब करेगा, जब आपके पास अप्लाइड फोर्स शुड बी ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उस कंडीशन तक बॉडी स्टेशनरी रहेगा जब तक अप्लाइड फोर्स लेस देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिले, ओके। अब हमारे पास आता है लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या बोलते हैं बेटे, हम यहीं से एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो इस पिक्चर को ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ये हमारे पास क्या था बेटे, एक्शन, ये हमारे पास क्या था, नॉर्मल डायरेक्शन, ये अप्लाइड फोर्स, और ये हमारे पास क्या आ गया, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहां से आपके बट लॉज ऑफ फ्रिक्शन में हमारे पास आ जाएगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज लाई इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी एंड ऑलवेज लाई टेंजेंशियली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। पहला पॉइंट ये आ गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल डायरेक्शन। सेकंड लॉ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल डायरेक्शन। और जब आपने इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो आपने लिख दिया यहां पे म्यू आर। व्हाट इज म्यू? म्यू इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनबिलिटी, ठीक है, म्यू इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनबिलिटी, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास हाँ थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, बट इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। तो हमारे पास लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, ऑलवेज लाई इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी एंड ऑलवेज लाई टेंजेंशियली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। सेकंड लॉ आ गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल डायरेक्शन। जब आपने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया देन यूज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, इट टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द या वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बेटे, ठीक है। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी, कम है तो कम होगी बेटे, ठीक है, ओके। इसके कोई भी यूनिट्स नहीं होती, ये डायमेंशनलेस, ये रेशियो ऑफ टू फोर्सेस ओनली, फोर्स फ्रिक्शन भी फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है बेटे। उसके बाद हमारे पास आ गया और डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, बट फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ गया फोर्थ पॉइंट हमारे पास दैट इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस ऑफ द मटेरियल बेटे। उसके बाद अगर हम टर्म देखें डायनामिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन है या डायनामिक फ्रिक्शन है ये कब हम कंसीडर करेंगे, जब बॉडी मूव कर रहा है, बॉडी इन द मोशन, हमने ऑलरेडी पढ़ा काइनेमेटिक्स। तो जब बॉडी मोशन में होगा उस वक्त जो उसके ऊपर अपोजिंग फोर्स लग रही होगी दैट इज कंसीडर्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन। अब जो काइनेटिक फ्रिक्शन है हमारे पास दो तरह का होता है बेटे, वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा हमारे पास बेटे दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या है, जब आपके बॉडी जो है एक दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करता हुआ जा रहा है देन रोल प्ले बाय फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन जब बॉडी आपके रोल करता हुआ आगे जा रहा है बेटे देन इट इज कंसीडर्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन। अब क्वेश्चन राइज होता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, ऐसा क्यों? अब देखिए जब भी कोई बॉडी, अब जैसे यहां पे बॉडी पड़ा है, इसका जो वेट है इसने क्या किया, इस पोर्शन को इसने प्रेस कर दिया, प्रेस करेगा तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक हम, ये देखो मैं फ्रेश पिक्चर बना रहा हूं, जैसे इस बॉडी का वेट यहां पे पड़ेगा तो ये इसको प्रेस करेगा तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, हम। आप लोग सैंड के ऊपर चल के देखिए, सैंड के ऊपर आप चलेंगे तो आपका पैर जो है वो उस सैंड को प्रेस कर देता है, और वहां देखना यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल सा खड़ा हो जाता है आगे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज ए हम बोल दिया आपने, ठीक है। अब इसी तरह से रोलिंग फ्रिक्शन में अब इसका भी वेट होगा बॉडी का, तो इसको प्रेस करेगा तो यहाँ पे हम सा क्रिएट हो जाएगा। अब आप देखिए इस पूरी बॉडी को यहां से क्रॉस करने के लिए ज्यादा डिफिकल्टी होगी, इट मीन ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहां से हम इजीली इसको पास कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, तो कहां पे अपोजिंग फोर्स ज्यादा हुआ, इन केस ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जो अपोजिंग फोर्स है वही हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन बेटे।
उसके बाद हमारे पास टर्म आता है वेरिएशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विद अप्लाइड फोर्स। अगर हम अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो मैंने आपको कहा कि जब तक बॉडी स्टेशनरी है उस वक्त तक अप्लाइड फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टिल द बॉडी नॉट कम्स इन द मोशन। ठीक है, तो यहां पे देखो आई एम कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल आल्सो इंक्रीजेस बट बॉडी नॉट इन द मोशन। स्टिल यहां तक आपके पास बॉडी मोशन में नहीं आया बेटे, तो हमारे पास इट मींस ये किसकी पिक्चर होगी? रेस्ट की। किसकी पिक्चर होगी ये? दैट इज द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, अब यहां पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन यहां तक था, इट मीन इसको हमने क्या बोल दिया? दैट इज कंसीडर्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अभी हमने बात की कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स व्हिच अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, उसको हमने क्या बोल नाम दे दिया? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बॉडी यहां से मूव करना शुरू कर दिया बेटी, तो हमारे पास इट मींस जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है दैट इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, या हमारे पास हम बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज लेस इन केस ऑफ मोशन एज कंपेयर टू द रेस्ट। तो आपने ये टर्म्स देखे, फोर्स फ्रिक्शन क्या होता है? सिंपल अपोजिंग फोर्स, ठीक है, एंड ऑलवेज लाई इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, बट लाई एंड सेकंड वन ऑलवेज कहां लाई करेगा? वो एक्ट टेंजेंशियली अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। कॉज ऑफ फ्रिक्शन में आपने ओल्ड व्यू देखा, मॉडर्न व्यू देखा। ओल्ड व्यू के अनुसार क्या था? इंटरलॉकिंग बिटवीन टू सरफेसेस, जबकि मॉडर्न व्यू हमारे पास बोलता है कि बट द मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट इज एडहेसिव प्रेशर। उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन, काउंटर बैलेंस ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप टू वेयर इट अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी, तो उसको हमने नाम दे दिया लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर आ गया लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन में हमारे पास आ गया अप्लाइड फोर्स lie in the opposite, sorry, force of friction always lie in the opposite direction of motion of body, and second one applied force directly proportional to the normal direction, and third हमारे पास आ गया does not depends upon area of contact, fourth हमारे पास आ गया depends upon the nature of surface। उसके बाद आपने देखा डायनामिक और काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कब अपना रोल प्ले करता है? जब बॉडी मोशन में होता है बेटे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरह का था, वन इज स्लाइडिंग, सेकंड वन इज रोलिंग। तो आपने देखा स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, वो आप एक्सप्लेन कर लिया। उसके अगर इस ग्राफ को देखते हैं, यहां तक बॉडी मूव नहीं किया है बेटे, आप अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टिल इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहां तक बॉडी रेस्ट के ऊपर है, यहां से बॉडी मोशन में आ गया, तो मतलब जहां मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको हमने क्या नाम दे दिया? दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। सी द नेक्स्ट पार्ट बेटे। हाँ देखिए बेटे, तो आपके पास फ्रिक्शन के बेस के ऊपर ही हमारे पास ये बॉडी था, आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, तो हमें पता फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ अप्लाई करेगा? इस तरफ अप्लाई करेगा बेटे। ठीक है, अब आपके पास हमें क्या कंक्लूजन हमारे पास निकला? इफ अप्लाइड फोर्स इज लेस देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देन द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, सेकंड टाइम इफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द बॉडी इन द मोशन। अगर सपोज ये दोनों इक्वल हैं देन द बॉडी मे बी इन मोशन मे बी इन रेस्ट बेटे। ठीक है, अगर मैं इस पिक्चर को यहां से देखता हूं, जैसे यहां से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, आप इस बॉडी को पुल कर रहे हैं विद एन एंगल थीटा, तो आपके से फोर्स दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। ठीक है, अब तो हमारे पास क्या होगा बेटे? बट ये नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, नेट फोर्स कौन सा कंपोनेंट इसको आगे लेके जा रहा है? इस तरफ, एफ कॉस थीटा। अपोज कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा माइनस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बेटे, बिकॉज द बॉडी इन द मोशन, तो कौन सा रोल प्ले करेगा अपना? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमारे पास एक कंक्लूजन ये निकला, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ kinetic friction and coefficient of kinetic friction is always greater than the coefficient of rolling friction बेटे। तो ये कंक्लूजन हमारे पास यहां से निकला बेटे। आई होप मेरी बात आपको समझ आई। सपोज जैसे मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास ये बॉडी कब मूव करेगा? अगर मैं इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करूंगा। ठीक है, अगर मैं सपोज इसके ऊपर 1 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे पास अप्लाइड फोर्स और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कितना होगा? 1 न्यूटन। मैंने आपको अभी कहा अगर बॉडी इज एट रेस्ट तो अप्लाइड फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब यहां पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पे 10 न्यूटन है। ठीक है, कम से कम इतना फोर्स है ये। अगर मैं यहां पे 5 न्यूटन अप्लाई करता हूं तो ये भी कितना है? 5 न्यूटन। मैं 7 न्यूटन अप्लाई करता हूं तो ये भी कितना है? 7 न्यूटन। अगर मैं यहां पे 10 न्यूटन अप्लाई करता हूं तो ये भी कितना है? 10 न्यूटन। इट मींस अप्लाइड फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मे बी बॉडी इन मोशन, मे बी बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, तो उसके बाद अगर जैसे मैंने यहां पे अप्लाइड फोर्स 11 न्यूटन किया, तो ये कितना रहेगा? दैट इज ओनली 10 न्यूटन, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है? दैट इज
10 न्यूटन बेटे। ओके, तो ये दैट इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी कि बॉडी कब मूव करेगी, जब अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, क्लियर? ओके, देखिए जैसे आपको यहां बोला जाए कि कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी इज गिवन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन। ठीक है, और आपके फर्स्ट केस में 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, सेकंड में 5 न्यूटन अप्लाई कर रहा है, थर्ड केस में 8 न्यूटन अप्लाई कर रहा है बेटे। तो पहले तो हमें ये देखना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की अगर वैल्यू देखें तो हमने लॉज ऑफ फ्रिक्शन से ही पढ़ा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल डायरेक्शन, तो F इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, तो आपके म्यू आर, तो यहाँ पे व्हाट इज नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज mg, r इज इक्वल टू mg। तो हमारे पास ये बन गया बेटे। अब आपने यहाँ पे देखा कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन, मास ऑफ बॉडी इज गिवन, एक्सीलरेटिंग ग्रेविटी आपने अप्रोक्सीमेटली 10 ले लिया, तो हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 6 न्यूटन। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में देखे अप्लाइड फोर्स इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो बॉडी इज एट रेस्ट। सेकंड केस में भी देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन 6 न्यूटन है, अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन है, इट मींस अगेन द बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, तो इट मीन दोनों केस में हमारे पास व्हाट इज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0। थर्ड केस में अगर हम देखें अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इट मीन द बॉडी कम्स इन द मोशन। अब बॉडी कम्स इन द मोशन, अब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है हमें वो कैलकुलेट करना है। बट ये नेट फोर्स क्या आ जाएगा आपके पास, अप्लाइड फोर्स कितना आपके पास 8 न्यूटन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आपके पास, दैट इज 6। तो इट मीन नेट फोर्स कितना बचा आपके पास बॉडी के ऊपर, दैट इज 2 न्यूटन बेटे। नाउ व्हाट इज द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ द बॉडी। तो नेट फोर्स कितना आ गया 2 एंड मास ऑफ बॉडी इज 3, तो आंसर इज 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोग इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं बेटे। थैंक यू वेरी मच।